Hi everyone, welcome to Rivodu. It's Physics, Chapter 1 Electric Charges and Fields और Electrostatics, Part 4 Electric Field. तो सपोज एक पॉजिटिव चार्ज Q है जिसका नाम है द ड्यूड. अब ड्यूड्स की तरह अपना रिलैक्स कर रहा है, चिल कर रहा है एक फिक्स जगह पर खड़ा होके. तभी मैं एक ऑकवर्ड लुकिंग चार्ज स्मॉल q लाकर उसके सामने रख देता हूँ. तो जैसे कि आपको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा तो जो स्मॉल q है वो q से दूर भागेगा. यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो ड्यूड है उसने ना तो उसकी तरफ देखा, मतलब उसने डायरेक्टली उसको इन्फ्लुएंस नहीं किया, टच नहीं किया, उसे पुश नहीं किया ड्यूड ने. तो जो स्मॉल q है वो क्यों भागा उधर से, समझ रहे हो? मतलब सपोज ये वैक्यूम में हो रहा है तो ड्यूड की इन्फॉर्मेशन कि वहाँ पर ड्यूड खड़ा है वो स्मॉल q को पता कैसे लगा? हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो हम उसे पुश करते हैं या पुल करते हैं, हम उसको डायरेक्टली फिजिकली टच करके फोर्स लगा रहे हैं. लेकिन वैक्यूम के अंदर कोई चीज़ किसी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, उस चीज़ को आंसर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलती है कि जो स्मॉल चार्ज q है उसको यहाँ पर फोर्स लगा क्योंकि इसके सराउंडिंग में, ड्यूड के सराउंडिंग में जितना भी स्पेस है, हर पॉइंट पे एक इन्फॉर्मेशन है. हर जगह ड्यूड को जो सराउंड कर रहा है हर पॉइंट, वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई ड्यूड कौन है, ठीक है, मतलब चार्ज कितना है और कितना दूर है, ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से. तो ये देख नहीं सकते एक दूसरे को, लेकिन जैसे यहाँ पर क्यों आया तो यहाँ पर जो लोकल पॉइंट था वहाँ पर उस पॉइंट से इन्फॉर्मेशन मिला इस स्मॉल क्यू को कि भाई कुछ डिस्टेंस डी पर एक ड्यूड बैठा है क्यू, तो भला है तुम्हारे लिए कि तुम यहाँ से कट लो. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इस प्लस क्यू की इसके सराउंडिंग में, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हर चार्ज को जो सराउंड कर रहे हैं पॉइंट्स स्पेस में, उन पॉइंट्स पे उस चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन है कि भाई एक चार्ज क्यू है, इतना दूर है, ठीक है, और उसकी वजह से अगर आप कोई चार्ज क्यू लाओगे तो उस पर इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. ऑलराइट, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो पहले फील्ड का मतलब समझते हैं कि अगर फिजिक्स में हम बोलते हैं फील्ड, तो फील्ड क्या होती है? फील्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पेस में और वो पोजीशन के साथ चेंज हो रही है तो हम उसे बोलेंगे फील्ड. तो फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है? सम डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी विच वेरीज विद पोजीशन. अब फील्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर फील्ड और एक होती है वेक्टर फील्ड. तो स्केलर फील्ड के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? जैसे कि टेम्परेचर फील्ड हो गया, टेम्परेचर की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, टेम्परेचर फील्ड, या फिर प्रेशर फील्ड, ये सब स्केलर फील्ड के एग्जांपल हैं. वेक्टर फील्ड कहाँ होती है? जहाँ पर जैसे फोर्स इन्वॉल्व है, जैसे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी फील्ड भी एक वेक्टर फील्ड होगी. तो वेक्टर फील्ड्स कौन सी होती हैं? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड, और या फिर आप आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड. तो ये होती है फील्ड्स. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो हमें पता लग गया फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, लेकिन इसको निकालते कैसे हैं, इसे क्वांटिफाई कैसे करते हैं? तो सपोज कोई चार्ज क्यू रखा है, अभी के लिए ड्यूड को ही ले लेते हैं, ठीक है. तो ड्यूड है हमारा प्लस क्यू. तो किसी पॉइंट P पर जो कि Q से डिस्टेंस R पर है, अगर हमसे पूछा जाए कि हाँ इस पर इधर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक पॉजिटिव एक स्मॉल चार्ज लेकर आते हैं और इसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज.
और इसको यहाँ लाकर रख देते हैं ऐसे। फिर हम क्या करते हैं कि इस पर जो फोर्स लगेगा ना, इस टेस्ट चार्ज पर, हम वो फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स हमारा आएगा के, ये क्यू और ये स्मॉल क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू, है ना, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसे हम ऐसे ई से डिनोट करते हैं, वो होती है ये फोर्स ओवर टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? के क्यू आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला? किसी पॉइंट पे हम एक टेस्ट चार्ज ला के रखते हैं, उस पर देखते हैं फोर्स कितना है और उस फोर्स को उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है। हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हम कह सकते कि नहीं? मतलब अगर कहीं पे हमें दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और कोई चार्ज हमने यहाँ ला के क्यू रख दिया, तो इस पे फोर्स कितना आएगा? तो फोर्स होता है क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मेक सेंस? क्योंकि देखो, अगर यहाँ पर कोई चार्ज होता क्यू, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फोर्स क्या लगता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। और यहाँ इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती? और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आती के क्यू आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो इस क्वांटिटी को मैं अगर इस क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही फोर्स आ गया जो हम कूलम्ब फोर्स से निकालते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखने वाली हैं। एक है ये फॉर्मूला कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और हमें वहाँ फोर्स निकालना किसी चार्ज क्यू पे, तो होता है क्यू इंटू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ओके, देखो यहाँ पर जो हम यूनिट चार्ज ला रहे थे ना, वो प्लस क्यू लेते हैं, ठीक है, प्लस टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये चार्ज जो ड्यूड है जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किसी चार्ज पे, अगर वो पॉजिटिव है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उससे दूर। मतलब ये चार्ज पर, इस चार्ज से हम कोई भी चार्ज प्लस क्यू ला के रख रहे हैं इधर, ठीक है। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस पर फोर्स किधर आएगा? इधर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आएगी। अगर इस चार्ज को मैं इधर रखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, इसे इधर रखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है? अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो उससे अवे होती है, ऐसे। और अगर ये चार्ज होता नेगेटिव तो हमारा जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्यू, उस पर फोर्स किधर लगता? इस तरफ। अगर मैं इधर रखता हमारा टेस्ट चार्ज तो इधर फोर्स लगता। अगर टेस्ट चार्ज हमारा इधर होता तो इस पर फोर्स इधर लगता। तो अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आती है, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उससे दूर की तरफ होती है, और अब अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन उसकी तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम एक डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। एक यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और ये सिंपली मैथमेटिकली हम ऐसे कर सकते हैं, ई क्या हो जाएगा किसी चार्ज पे, किसी चार्ज क्यू की वजह से एक पर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, तो के क्यू आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, जो हमारा पहले फॉर्मूला था। ओके, तो यहाँ पर एक दो चीज़ें जो सोचने वाली वो ये हैं, दिमाग में रखने वाली, कि इवन दो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन की थी वो कोई टेस्ट चार्ज के रिलेशन में डिफाइन की थी, ठीक है। हम कोई टेस्ट चार्ज ले रहे थे, उस पर फोर्स निकाल के फिर उसको डिवाइड कर रहे थे, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना सिर्फ जो जिस चार्ज के लिए हम निकाल रहे हैं उस पर डिपेंड करती है, और वो डिस्टेंस पे जहाँ पर हम निकाल रहे हैं। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, टेस्ट चार्ज पे नहीं करती। टेस्ट चार्ज हम कुछ भी ला सकते हैं, ठीक है, एज लॉन्ग एज कि देखो हम वो स्मॉल चार्ज क्यों ले रहे थे यहाँ पर, हम यहाँ पर
ये जो चार्ज हम टेस्ट चार्ज ला रहे थे ये स्मॉल क्यों है, ठीक है, ये वाला जो चार्ज है, कि भाई हम है ना अगर ज़्यादा बड़ा चार्ज लाएंगे तो हमारे उस चार्ज की वजह से ड्यूड के ऊपर फोर्स लग जाएगा इधर, ठीक है। वो अभी रिलैक्स बैठा है, अभी भी हमारा फोर्स लग रहा है, लेकिन क्योंकि हमारा टेस्ट चार्ज स्मॉल है तो उस पर कम फोर्स लग रहा है, तो वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम ज़्यादा बड़ा टेस्ट चार्ज ले आएंगे तो वो डिस्टर्ब होगा और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड हम अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए हम टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लेते हैं। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। और एक और चीज़, इसी के अंदर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, सपोज ये डिस्टेंस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है, और सारे डिस्टेंस आर है, तो ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ आ रही है वो सेम आएगी। इक्वल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सेम आएगी। इसका मतलब क्या है कि 2D प्लेन में अपन बोल सकते हैं कि अगर मैं सर्कल बनाऊँ एक ऐसे आर डिस्टेंस पे, तो इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी स्ट्रेंथ वाइज, डायरेक्शन सबके अलग है लेकिन स्ट्रेंथ सेम आएगी। और सिमिलरली अगर हम 3D प्लेन में देखें तो ये पूरा एक स्फीयर बन जाएगा, है ना। उस स्फीयर पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सेम आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो उनकी जो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पे वो कैसे निकालेंगे। तो सपोज हमारे पास कुछ चार्जेस हैं, ये है Q1, ये है -Q2, ये है Q3, ये है यहाँ पर -Q4, ठीक है, और अपन से पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल, अपन यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज ला के रखेंगे Q0 और उस Q0 पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाकर यहाँ पर नेट फोर्स निकाल लेंगे, है ना। पिछले लेक्चर में अपन ने क्या था कि इस Q1 की वजह से यहाँ पर फोर्स आएगा इधर, इसकी वजह से आएगा इधर, Q3 की वजह से आएगा ऊपर की तरफ और Q4 की वजह से आएगा इधर। फिर अपन क्या करेंगे, इनका वेक्टर एडिशन करके नेट जो फोर्स आएगा इधर Q0 पे वो निकाल लेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी नेट फोर्स डिवाइडेड बाय Q0। ऐसे ही डिफाइन किया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डायरेक्ट वो भी लगा सकते हैं इधर। तो सपोज यहाँ पर हम Q0 को हटा देते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, KQ1 R² इंटू R यूनिट वेक्टर। इसकी वजह से इधर कितनी आएगी, KQ3 अपॉन R² इंटू R यूनिट वेक्टर, इसका R, ठीक है। सिमिलरली सारे निकाल के हम ऐड कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए क्या आती है, ये आती है हमारी KQ1 R, सपोज ये हमारा पॉइंट है P है, ठीक है, ये पॉइंट P है, तो R P1 का स्क्वायर इंटू R P1 प्लस KQ2, Q2 नेगेटिव है तो यहाँ पर -Q2 R P2 स्क्वायर, मतलब उसमें जो डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड, इंटू R P2 का यूनिट वेक्टर प्लस KQ3 R P3 इसका स्क्वायर इंटू R P3 का यूनिट वेक्टर प्लस K माइनस Q4 और R P4 इंटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो यहाँ पर भी हम क्या बोल रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा। तो जैसे फोर्स निकालते थे हम, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो सपोज हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं, बहुत सारे n चार्जेस हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लिखेंगे, E इज टू K समेशन ऑफ I1 से लेके n तक QI डिवाइडेड बाय RIP, हमें डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू उसका यूनिट वेक्टर, तो RIP यूनिट वेक्टर। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो सपोज़ हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें है कि ये 3 चार्जेस हैं और ये इस अरेंजमेंट में रखे हुए हैं। हमें ये बताया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है ये है 4 सेंटीमीटर। इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। ये 4 सेंटीमीटर ए बी से भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री। ओके, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है और क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर और 45 डिग्री है, 10 45 लगाओ तो ये 1 इन मतलब ये 4 सेंटीमीटर ये है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ई सी बताओ कितनी आएगी, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना आएगा, और उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कितनी होगी, मतलब एंगल थीटा निकालो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो अपना एक्स एक्सिस इधर है और ये वाई एक्सिस इधर है ऊपर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करना है हमको, तो अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट पे तीनों की वजह से निकाल के उनको ऐड कर देंगे वेक्टर वाला, ठीक है। तो जो पहला तरीका है जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है और जो सिंपल है और जो शॉर्ट तरीका है अपन उससे करते हैं पहले, ठीक है। लेकिन ये तरीका बहुत बार क्या है, एक्चुअली में एक गलत तरीका है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों, ठीक है। तो पहले जो शॉर्ट तरीका उससे करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे मतलब ऊपर की डायरेक्शन में आएगी। ओके, तो ये आ गया हमारा, इसे बोल देते हैं ई पी। ये हमारा पॉजिटिव है, इसकी वजह से इधर कितना आएगा इस डायरेक्शन में, इसे बोल देते हैं ई डी। और क्योंकि ये नेगेटिव है, इधर ए की वजह से जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी और इसे हम बोल देते हैं ई ए। तो क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है 45, तो ये एंगल भी कितना हो गया 45 डिग्री। तो हमारे पास ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक 45 डिग्री पे। तो ये है हमारी ई डी, ये ई बी और ये ई ए, ये 45 डिग्री पर है। और हमारा ऊपर वाला है प्लस वाई और ये इधर वाला प्लस एक्स। तो देखो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ई ए निकालेंगे, ई बी निकालेंगे, ई डी निकालेंगे और फिर इन सब के कंपोनेंट्स ऐड कर देंगे। ओके, ई सी कितना आएगा हमारा इधर से, ई ए प्लस ई बी प्लस ई डी, है ना। तो पहले हमें सबके मैग्नीट्यूड निकालने हैं। तो देखो ई ए कितना आएगा, तो इधर ई ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा के क्यू ए डिवाइडेड बाय आर ए सी का स्क्वायर। यहाँ पर वेक्टर नहीं, सिंपल ले लेते हैं, शॉर्ट तरीका है, आर ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होगा 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू ए कितना है हमारा -2 नैनो कूलम, तो -2। अच्छा, इधर अपने को साइन नहीं लेना, अपन मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो 2 इंटू नैनो मतलब 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, तो देखो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, सॉरी परपेंडिकुलर बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 4√2, तो 4√2 सेंटीमीटर है, इसको अपन को मीटर में करना है, तो -2 इसका स्क्वायर। सॉल्व करने पर ये कितना आएगा 5625 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सिमिलरली हमें ई बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, बी की वजह से कितना आएगा, तो यह है 3 नैनो कूलम, तो के
क्यू बी डिवाइडेड बाय आर बी सी का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज कितना है 3 नैनो कूलम, 3 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ये कितना आएगा हमारा 16875 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली हमारा ई डी कितना आएगा, ई डी आएगा के क्यू डी डिवाइडेड बाय आर डी सी का स्क्वायर। तो के हो गया 9 इंटू 10⁻9, क्यू डी कितना हो गया, क्यू डी कितना है हमारा 1 नैनो कूलम, तो 1 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर है ना, तो 8 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। ये आंसर आएगा हमारा 1406.25 न्यूटन पर कूलम। तो देखो हमारे पास 3 नंबर आ गए और ये डायरेक्शन हमें पता ही है, तो हम नेट रिजल्ट निकाल सकते हैं इनका। तो हमारे ये 3 नंबर्स क्या क्या आ गए, तो हम तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है प्लस वाई डायरेक्शन और ये है प्लस एक्स डायरेक्शन। तो देखो अब हम सबके, आपको जैसे पता है हम वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इसको 5625 जो ई है हम इसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, तो ई वाई और ई एक्स में रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ई ए क्या आएगा वेक्टर, तो 5625 cos 45 नीचे की तरफ है तो मतलब माइनस जे प्लस साइन 45 इस तरफ आएगा मतलब माइनस आई। तो हमारा ई ए क्या आएगा वेक्टर -3977.47 आई -3977.47 जे, ठीक है। और हमारा ई भी हमको पता है डायरेक्ट कितना है, वो प्लस वाई डायरेक्शन में है, तो मतलब 16875 जे 16875 जे। और ई डी कितना है हमारा 1406.25 आई के अंदर। तो हमारा ई सी कितना आएगा, इन सबको ऐड कर दो, तो -3977.47 आई -3977.47 जे प्लस 16875 जे और प्लस 1406.25 आई। तो आई वाला आई के साथ करो और जे वाला जे के साथ, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा -2571.22 आई प्लस 12897.53 जे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ गई ये, ओके। तो फर्स्ट पार्ट आंसर का हो गया ये। सेकंड पार्ट हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ईसी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा रूट, ये एक्स वाला पार्ट है ये वाई वाला पार्ट है, तो ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई √257,122 माइनस है तो उसका स्क्वायर प्लस 12897.53 इसका स्क्वायर। तो हमारी स्ट्रेंथ कितनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की 13151.33 न्यूटन पर कूलम। ओके, हमें इससे डायरेक्शन भी पूछा है, ये इसने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है प्लस एक्स के साथ, मतलब एंगल कितना आएगा प्लस एक्स के साथ। तो देखो ये माइनस आई है और ये प्लस जे है, मतलब इसको अगर हम वेक्टर में शो करें, मतलब इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिखाएं तो ये कैसा बनेगा, माइनस आई में कितना है 2571.22, तो
यहाँ पर है 2571.22 और ऊपर की तरफ कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड 12897.53। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर कहीं आएगी, ठीक है। और हमें एंगल निकालना है पॉजिटिव एक्स के साथ, तो मतलब हमें ये वाला एंगल बताना है, ये थीटा कितना है। तो हम अगर ये वाला एंगल निकाल दे और 180 में से माइनस करते तो थीटा आ जाएगा, तो इसे अल्फ़ा बोल देते हैं। अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, इस वाले वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दो, तो मतलब इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये लेंथ कितनी हो गई, ये वाली 12897.53 और नीचे वाली लेंथ कितनी हो गई 2571.22। तो अल्फ़ा क्या हो गया हमारा tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12897.53 डिवाइडेड बाय 2571.22, ये आएगा लगभग 78.72 डिग्रीज। तो हमारा थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 180 माइनस 78.72 या फिर 101.27 डिग्री। तो हमारा एंगल हो गया 101.27 डिग्रीज। ओके, तो देखो जो अभी हमने तरीका करा, इवन तो ये भी थोड़ा लंबा है, ठीक है, तो इसे भी तो क्यों बोल रहा हूँ कि ये गलत तरीका है सॉल्व करने का, क्योंकि ये मतलब बहुत ही सिंपल अरेंजमेंट में था, ठीक है। हमें ये एकदम सिंपल साइड्स दिए हुए हैं, एंगल दिए हुए हैं, तो हमने इजीली निकाल दिया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है, अगर इस अरेंजमेंट को मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दूं, ठीक है, शेप अजीब से बना दिया, एंगल अजीब से दे दिए और बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए, मान लो मैंने 8 इधर पॉइंट्स दे दिए A B C D, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, आप हर किसी के लिए अलग अलग निकालेंगे। तो इधर तरीका क्या है जो हम पहले करते थे, कौन सा तरीका जो मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि आप वो करो, क्योंकि इंजीनियरिंग में आप जाओगे जब कॉलेज के अंदर, ठीक है, तो आपने वो सुना होगा कि IIT के प्रोफेसर्स बोलते हैं कि जो आपने कोचिंग में पढ़ा वो गलत तरीका, हम अच्छा तरीका पढ़ाएंगे। वो सही बोलते हैं, क्योंकि हम शॉर्टकट तरीके अपनाते हैं कि जस्ट टू अपने मार्क्स आ जाएं फटाफट, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें। लेकिन जब ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जो रियल वर्ल्ड में होता है, जो एक्चुअली में होता है, तो हम ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके नहीं लगा सकते। तो हमें वो कौन सा तरीका लगाना है, वही वेक्टर वाला। तो सपोज आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या है कि L लेंथ का, मतलब यहाँ पर ले लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर लेंथ का पेंडुलम है। ये जो बॉल है इसका मास है 10 किलोग्राम्स और इस पर जो चार्ज है Q वो है 2 कूलम्स। ओके, आपको दे रखा है कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हमें +10 न्यूटन पर कूलम। तो मुझे बताइए कि जब इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बॉल के चार्ज की वजह से ये आगे की तरफ आएगी, तो मतलब बॉल ऐसे कहीं हो जाएगी, हमें बताना है कि एंगल कितना आएगा, थीटा। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहली चीज़ ये यहाँ पर आएगा, क्यों आएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 10, उसकी वजह से यहाँ पर एक फोर्स आएगा, ठीक है, वो फोर्स कितना होता है Q इंटू ई या फिर 2 इंटू 10 20 न्यूटन आ जाएगा। और ये आगे ही क्यों नहीं जा रहा पूरा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग है, ठीक है, और इस पर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है ना। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है QE और नीचे कितना लग रहा है mg, और वो जो स्ट्रिंग है उसकी वजह से यहाँ पर कहीं टेंशन लग रहा है इधर। तो हमारे 3 फोर्स क्या हो गए, ये टेंशन T, इधर Q इंटू ई और नीचे mg। ओके, हमें वर्टिकल के साथ जो एंगल है ये बताना है, मतलब हमें ये एंगल बताना है थीटा। तो इसको, ये जो हमारा टेंशन है इसको हम 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। इधर आ जा, ऊपर वाला हो जाएगा T cos थीटा, तो मतलब ये वाला हो जाएगा T cos थीटा और इधर वाला हो जाएगा T sin थीटा।
ओके। और क्योंकि जब ये बॉल यहाँ पर ऐसे इसी पोजीशन में है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है। और अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में मतलब उसका एक्स और वाई डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो 0 है। तो हम यहाँ पर बस ये ऊपर वाली वाई डायरेक्शन है, ये वाली एक्स डायरेक्शन है, तो फोर्सेस को बैलेंस कर दो। तो टी कॉस थीटा कितना आएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। एम कितना है हमारा 10 किलोग्राम, ठीक है 10 किलोग्राम, और जी यहाँ पर 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो टी कॉस थीटा हो गया 100। टी साइन थीटा क्या आएगा, टी साइन थीटा आएगा क्यू इंटू ई। क्यू कितना था हमारा 2 कूलम और ई कितना था 10, तो 2 इंटू 10 20, तो 20 न्यूटन फोर्स आ गया ये न्यूटन। तो पहली इक्वेशन ये, दूसरी ये, हमें सिर्फ एंगल बताना है तो 2 डिवाइड बाय 1 कर दो, मतलब टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 100। टी से टी कट गया, मतलब 10 थीटा आ गया हमारा 0.2। थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स 0.2, और tan इनवर्स 0.2 होता है 11.3 डिग्रीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे। सपोज आपको यहाँ पर टेंशन भी बतानी पड़ जाए कि ये टेंशन कितनी आएगी, तो क्या करो 1 और 2 का स्क्वायर कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, है ना। चलो ये कर ही देते हैं। अगर हम 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो मतलब टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 1000 प्लस 400। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 10400। तो बस इसका स्क्वायर रूट कर दो, आपका आंसर आ गया। तो होपफुली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, एक बार समरी में लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ये आर यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, ठीक है। या फिर ई को हम लिख सकते हैं फोर्स बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ओके। और फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और हमें किसी चार्ज पर फोर्स निकालना है तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे। और अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, मल्टीपल चार्जेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी वजह से क्या होता है, के समेशन आई फ्रॉम 1 to n क्यू आई पी, ठीक है, कोई पॉइंट पी आर आई पी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर आर आई पी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए इसमें एक और चीज़ कर लेते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है। ये बस एक मैथमेटिकल कन्वीनियंस नहीं है कि हाँ भाई हम वो जो आंसर था कि वो भाई ड्यूड के सामने वो टिक क्यों नहीं रहा था चार्ज, या फिर हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज़ करके सिंपल क्वेश्चन नहीं कर सकते। सिर्फ एक मैथमेटिकल कन्वीनियंस नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक बहुत ही सेंट्रल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में और या फिर फिजिक्स के अंदर। तो देखो इसका सिग्निफिकेंस कहाँ पता लगता है। हमको पता है कि कोई भी चीज़ जो स्पीड ऑफ लाइट है सी उससे तेज़ नहीं हो सकती, तो कोई भी वी है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम ही होगी या मैक्सिमम उससे बराबर हो सकती है, ठीक है। तो सपोज़ एक चार्ज इधर Q1 है और ये इधर एक Q है, ठीक है, प्लस Q। अब क्या हुआ, मैंने Q को ना आगे लेके गया मैं एक्सेलरेशन ए से सडनली, ठीक है। तो क्या Q1 पे इमीडिएटली उसका इफेक्ट दिखेगा? आंसर है नहीं। होगा क्या, जैसे मैं Q को एक्सेलरेट करूंगा ना तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जो रिपल्स आएंगे वो रिपल्स इसे आगे पुश करेंगे, ठीक है। तो हम इस चीज़ के अंदर क्या देखते हैं कि जो Q1 का जो रिएक्शन है ना वो Q के एक्शन से थोड़े देर बाद होता है, उसमें एक टाइम डिले आता है।
क्योंकि जो Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हुए Q1 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें यहाँ हेल्प कर रहा है ये समझने में कि Q1 पे डिलेड इफेक्ट क्यों हो रहा है। तो अगर मैं Q को चेंज करूँ उसकी पोजीशन या उसकी स्पीड या कुछ, तो जो उसके इफ़ेक्ट हैं हम वो फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज़ करके उसके जो इफ़ेक्ट Q1 पे आएंगे वो हम मैथमेटिकली ईजिली शो कर सकते हैं। और ये सिर्फ मैथमेटिकल एक कन्वीनियंस है, जैसे मैंने पहले बोला था। ये जो वेव्स हैं, ये जो रिपल्स हैं, EM वेव्स जिन्हें हम बोलते हैं, ये एनर्जी कैरी कर रही है। जैसे कि पॉन्ड के अंदर तुम पानी फेंको तो जो वेव्स बाहर जा रही हैं वो एक एनर्जी कैरी करती है ना। सिमिलरली ये जो वेव्स हैं ये भी एनर्जी कैरी करती हैं। तो Q को चेंज करने से उसकी जो एनर्जी है वो Q1 की तरफ जा रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिर्फ एक मतलब एक ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस करा था माइकल फैराडे ने। ठीक है, तो ये जस्ट एक साइड नोट है, याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बस एक ऐसे वेगली एक कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली में एक रियल फिजिकल क्वांटिटी हम ट्रीट करते हैं इसको। ठीक है, सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ come back for more videos. Please like, share and subscribe, and follow us on Facebook and Twitter. Links in description. Okay, thank you.